तो यहाँ पे जो विद्वानों का ये मानना है कि वो समय गोचर के और पूरे विश्व के लिए खराब हो सकता है, तो उसको भी हम तर्कसंगत नहीं मान सकते यहाँ पे। करेक्ट है। अब मजे की बात यहां आती है कि जब भी हम क्लासिकल टेक्स्ट ना पढ़ के अभी जो बुक्स पब्लिश हो रही है एस्ट्रोलॉजी की, जो कोई लिख रहा है, या तो यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं या तो कोई भी स्ट्रीमिंग मीडिया पे, काल सर्प योग के बारे में डराया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने काल सर्प योग के 12 विभाजन भी किए हैं अपने हिसाब से। करेक्ट है। राहु के प्लेसमेंट के हिसाब से राहु जब भी अलग अलग घरों में होगा तो कौन से प्रकार का काल सर्प योग होगा, उसके बारे में भी हमें डराया जाता है। तो वो योग, वो जितने भी बनाए हैं ना 12, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्कस करूंगा। और ये के 12 है ना, सर्प के नाम है। तो जब भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो उसका नाम दिया जाता है अनंत काल सर्प योग। वैसे ही राहु जैसे सेकंड हाउस में जाएगा तो उसको नाम दिया गया है कुलिक काल सर्प योग। थर्ड हाउस में होगा तो वासुकी काल सर्प योग। फोर्थ हाउस में होगा तो शंखपाल काल सर्प योग। राहु अगर पंचम में होगा तो पदम काल सर्प योग। छठे में होगा तो महापदम काल सर्प योग। सातवें में होगा तो तक्षक काल सर्प योग। आठवें में होगा तो कारकोटक काल सर्प योग। नौवें में होगा तो शंखचूर काल सर्प योग। 10वें में होगा तो घटक काल सर्प योग। 11वें में होगा तो विषधर काल सर्प योग। और 12वें में होगा तो शेषनाग काल सर्प योग। कितनी बड़ी दुकान खोल दी, देखा यहाँ पे डर की। एक तो पहले काल सर्प योग से डराओ, और उसमें भी 12 विभाजन कर दो उसके, ताकि कोई भी बंदा छूट ना पाए आपकी पकड़ से। सब कोई आपको कुछ ना कुछ आके दे के जाए। करेक्ट है। डराना तो है ही, लेकिन विभाजन भी कर दिए डराने के लिए अलग अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो डर बिठा के पैसा बनाना है ना, वरना लोग आएंगे कैसे उनके पास। सर आजकल तो मैक्सिमम कुंडली में काला सर्प दोष बता देते हैं। हाँ तो बता, हमने तो उसी के अभी जो देखिए मैं आपने उसको बताया उसके हिसाब से बता देते मैं हैं, फिर ये तो जो बहुत नाम सारी है उस। ना मैडम, काल सर्प योग, वही गलत है, मैं ये साबित कर दूंगा ये क्लास खत्म होते होते। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या डराया जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो तो हम जान ले, तब जाके आगे समझ में आएगा कि अरे भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। अब ये 12 नाम जो मैंने पढ़े, उसका विवरण कहीं ना कहीं सर्प से है। यस सर। सही बात है, मतलब राहु केतु को सर्प माना गया है, सांप। अब सबसे मजेदार बात क्या है मालूम है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहु या तो केतु सर्प योनि के है ही नहीं। राहु या तो केतु दोनों में से एक भी सर्प योनि या तो नाग योनि के है ही नहीं। अब इसको ज्योतिष शास्त्र में जो दिया गया है श्लोक, उसके प्रमाण से समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले बृहत संहिता में वराह मिहिर जी ने स्पष्ट कहा है। और राहु का हमने आगे जब क्लास लिया था, तो राहु का नवग्रह स्तुति में उसके बारे में क्या कहा गया है, सिंह का पुत्र कहा गया है, मालूम है। यस सर। और ये लोग क्या कहते हैं, सिंह का पुत्र राहु को ही सर्पाकार मान लेते हैं, जो कतई सत्य नहीं। वास्तव में राहु और केतु आकार रहित है।
उसका कोई शेप नहीं है, दे आर शेपलेस। समझ में आई बात? दे आर शेपलेस, और वो सर्प भी नहीं है। तो चलो उसके बारे में एक बृहत संहिता में एक सूत्र या तो श्लोक दिया गया है, जो मैं आपको बताता हूं, उसको शेयर करता हूं, हम उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या लिखा है? मुख पुच्छ विभक्तंगम भुजंग आकारम उपदंशति अन्ये कथितम अमृतम अपरे तमोमयम सहीनम कोप साक्ष्यम। ये बृहत संहिता का श्लोक है, मेरा बनाया या किसी का बनाया नहीं है। ठीक है। अब हमने जब आज की शुरुआत की थी, उस समय हमने श्रीमद् भागवत को ध्यान में रख के सबसे पहले समझा था कि स्वर भानु एक दानव था, वो नाग या सर्प नहीं था। करेक्ट है? लेकिन हमने उसको सर्प में कंसीडर कर दिया है, और एक डर बिठा दिया है हमारे अंदर कि भाई ये तो सर्प है। वास्तव में वो सर्प है ही नहीं। कितनी मजेदार बात है ना? समझ में आई बात? क्लासिक टेक्स्ट से ही हम बात कर रहे हैं, हम कोई अपना बुद्धि नहीं जोड़ रहे हैं, ना कोई हम हमारा लॉजिक जोड़ रहे हैं। शास्त्रों में जो कहा गया है उसके ही बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और शास्त्र ही अलग अलग कहते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में उसका कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। अब ये समझने के लिए कि राहु केतु एक्चुअली थे क्या, वो जानने के लिए हमें महाभारत का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो महाभारत के आदि पर्व में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि सृष्टि के निर्माण के समय दक्ष प्रजापति ने 50 कन्याओं को उत्पन्न किया था। ये स्टोरी किसी को मालूम है? ठीक है। सृष्टि के सर्जन के लिए दक्ष प्रजापति ने 50 कन्याओं को पैदा किया था। अब उस कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया, और वही 27 कन्याओं को हम आज नक्षत्र के नाम से जानते हैं। करेक्ट है? यस सर। 27 खत्म होने के बाद 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्मा के साथ कर दिया, और बाकी बची 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने कश्यप ऋषि से कर दिया। इसका एक प्रूफ जो है वो महाभारत के एक श्लोक में दिया गया है, जो हम यहां पे पढ़ेंगे। पूरा एविडेंस के साथ बात हो रही है यहां पे, ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं। ठीक है? ये है महाभारत का वो श्लोक, ददोष दक्ष धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने पुक्ता सप्तम विंशति इंदवे। अब इस श्लोक को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये श्लोक क्या कहना चाहता है कि कश्यप ऋषि और अदिति का जब विवाह हुआ और वहां से जो संतान पैदा हुई उनको देवता माना गया। ये किसी को मालूम है? कश्यप ऋषि और अदिति से जो संतान हुई उनको हमने देवता माना। कश्यप ऋषि और दीति, नॉट अदिति, दीति से जो संतान हुई उसे दानव माना गया, और कश्यप ऋषि और कद्रु से जो संतान हुई ना उसे नाग या तो सर्प माना गया, या तो नाग योनि का या तो सर्प योनि माना गया।
अब जो स्वर भानु जो था ना, वो सर्प नहीं था, दानव था, नाग नहीं था। तो काल सर्प योग को जितना भी हमें समझाया गया है, या तो जितने भी 12 नाम उसके बहुत प्रचलित किए गए हैं ना, उसका कोई भी शास्त्रीय आधार नहीं है। समझ में आया आप सबको? उसका कोई शास्त्रीय आधार कहीं पे भी नहीं है। कोई भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स है, जो परंपरागत जो पहले लिखी गई थी, उसमें कहीं पे भी इसका उल्लेख भी नहीं है। तो ये योग कहां से हुआ और उसका नाम काल सर्प योग कैसे पड़ा? तो क्या मानना है अभी आप सब लोगों का इसके बारे में? है कोई योग ऐसा? काल सर्प है ही नहीं, लेकिन उसको दोष बना के हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया है। और तो सबसे बहुत ज्यादा सारी चीजें ऐसी है, ऐसी तो एस्ट्रोलॉजी में, कि जो अपने डरा के वो उसमें अपने को परेशानी मिल रही है। करेक्ट है। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति है ना, उसमें से 100 में से 60 की कुंडली में आपको काल सर्प योग मिलेगा। तो कहां से आई वो महानता काल सर्प योग होने के बावजूद भी? तो यहां पे इतनी समझ के बाद एक क्वेश्चन राइज होता है कि चलो काल सर्प योग इतना घातक नहीं है, लेकिन गोचर में कोई ऐसी घटना बन रही है जो तमाम ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, तो उसकी असर को भी समझना है यहां में। हम काल सर्प दोष इसको नहीं मानते, लेकिन कुछ तो इफेक्ट होता होगा ना, क्योंकि राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लेनेट आ गए। तो उसको समझने के लिए अब जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के महान कर्ता है, महर्षि पराशर ऋषि, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था पाप कर्तरी का। पाप कर्तरी क्या है सबको मालूम है? कैन एनीवन मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इज जी पाप कर्तरी? दो पाप ग्रहों के बीच, सॉरी, दो शुभ ग्रहों के बीच में पाप ग्रह बैठता है, दो तो वो पाप पाप ग्रहों के बीच में शुभ ग्रह बैठता कर्तरी है। योग। अच्छा दो प्लेनेट पाप ग्रहों के दोनों बीच में जगह शुभ फंस जाता है, दोनों जगह से, तो उसे कर्तरी या तो ग्रह। पाप कर्तरी कहते हैं। ठीक है। और उसका उल्लेख शायद आपको बीएनएन में भी किया होगा। किया है पाप कर्तरी का? नो जी सर, किया है। बीएनएन में नहीं हुआ। नहीं, हमें तो किया ये गया था बीएनएन में आता लेकिन। है। ठीक है। बीएनएन में बाकी आता किसी है। ने नहीं सिखाया। तो महर्षि पराशर ऋषि का कहना यह था कि अगर कोई भी ग्रह या तो कोई भी भाव अगर प्राप ग्रहों के बीच में आ जाते हैं, तब उनकी शुभता में कमी होती है। शुभता चली नहीं जाती है, शुभता में कमी होती है। और उसके लिए भी महर्षि पराशर ने श्लोक दिया है, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं वो। तो वो श्लोक हम समझते हैं अभी कि उसके बारे में क्या श्लोक दिया गया है। ठीक है। ये रहा वो श्लोक महर्षि पराशर जी का। पाप मध्य गते लग्ने चंद्रोपि क्रूर संयुक्त लग्न सप्तम मगो पापो सत्यमेव मृति वदेत। अब इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कोई समझ में आया ये श्लोक पढ़ के? ये श्लोक पढ़ के कुछ समझ में आया? जी सर, नहीं सर। ठीक है, चलो समझाता हूं। तो अगर ये सिद्धांत को हम समझते हैं कि पाप ग्रहों के मध्य में रहने वाला एक भी भाव या तो एक भी ग्रह वो तो खुद की शुभता खो देता है, और वो अगर वो कुंडली के तमाम ग्रह राहु और केतु की एक्सिस में आ जाते हैं, तो कुछ मात्रा में शुभता में कमी होती है।
क्योंकि राहु केतु अल्टीमेटली तो दानव थे, पाप ग्रह का काम करते हैं। अगर उनके मध्य में सारे प्लैनेट्स आ गए तो उन्होंने खुद ने एक पाप कर्तरी योग क्रिएट कर दिया है कि राहु और केतु की मध्य में सारे प्लैनेट्स आ गए। करेक्ट है। तो अल्टीमेटली जो हमें हमें काल सर्प दोष से जो डराया जाता है और जो समझाया जाता है, वो काल सर्प दोष नहीं है, लेकिन महर्षि पराशर मुनि के हिसाब से वह एक पाप कर्तरी योग है। और आपके परंपरागत ग्रहों की शुभता में वो कहीं ना कहीं कमी लाते हैं। इसका अर्थघटन हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में एक छोटा सा पाप कर्तरी योग क्रिएट हो गया है, और वह योग आपको कितना नुकसान कर सकता है या तो कितना फायदा दे सकता है, या तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, वो आप किसी विद्वान से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आज के बाद कोई भी आपको ये डराए कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, पद्म काल सर्प योग है, अनंत काल सर्प योग है, कुछ भी कहे, उसको मानने की कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि क्लासिकल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में काल सर्प योग का कोई भी श्लोक उल्लेख नहीं है, और राहु केतु सर्प है ही नहीं। समझ में आ गई बात? यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो क्या करेंगे आज से काल सर्प दोष का, बताइए। सर आपके साथ रह के इतने सीखे हैं कि कोई भी दोस्त है, काल सर्प हो या कोई भी दोस्त हो, उससे डरना नहीं है। डरना किसी भी चीज से नहीं है, हर एक का हम्म। समाधान है। हम बीएनएन एक्चुअली और कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में राहु केतु को इस्तेमाल करके तो अलाइनमेंट करते हैं। तो वहां से एग्जैक्टली। हमने क्या किया, उसका रास्ता निकाल दिया कि जो भी पाप कर्तरी है, वो पाप कर्तरी को कैसे यूटिलाइज करना है। सीधा सीधा सॉल्यूशन है। भाई एक तो डरना नहीं है और दूसरा कर्म करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं होगा। मेरे में ये दोष है तो मेरा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ, वो सोच के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। तो काल सर्प दोष की समझ आपको आज आ गई होगी, जो जो आज तक आपको शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा, ना तो आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी। करेक्ट है? किसी को कोई यस सर। संदेह? समझ में आ गई बात? तो आज हमने क्लास में क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल श्लोक्स के माध्यम से काल सर्प योग जैसी कोई चीज ही नहीं है, इसको साबित करके दिखा दिया। अब जिंदगी में आप भी एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, तो कभी किसी को ये मत बताना कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। राधिका जी का मैसेज है कि तो इस सो कॉल्ड कार्प दोष दोष के रेमेडीज क्यों दे जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से? मैडम, आपसे पैसा बनाना है ना, आपके डर बिठाना है, आपसे पैसा बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई तो देगा ना कि भाई आए हो तो कुछ लेके जाओ। यहीं से इसका निर्माण हुआ है। वरना महर्षि पराशर ने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा श्लोक के बारे में, कि काल सर्प योग के बारे में कोई तो सेंटेंस लिखा होता। अब हमने स्टोरी से ये भी प्रूव कर दिया कि काल सर्प, राहु केतु सर्प है ही नहीं।
तो यहां तो नाम ही गलत हो गया। दोष तो छोड़ो, नाम ही गलत हो गया। हम आज तक इसको सर्प मानते थे, लेकिन वो दानव है, सर्प नहीं है, ना तो सर्प योनि से है। तो इसको सर्प कह कैसे सकते हैं, यही मेरी समझ से बाहर है। सुना है कभी ऐसा, कहीं भी सोचने की भी कोशिश की है? नहीं सर। तो दिस इज द एक्चुअल फंडामेंटल ऑफ राहु केतु। और मेरी हर एक क्लास में आपको यही जानने मिलेगा कि कितना हमें भरमाया गया है एस्ट्रोलॉजी में। ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है और उसका अर्थघटन हमारे पास क्या होके आ रहा है, ये आज हमने श्लोक से, महाभारत से, श्रीमद् भागवत से साबित कर दिया। एक एक श्लोक दिया गया है। राहु केतु का काल सर्प योग का कोई श्लोक नहीं है कहीं पे भी। और जिनसे मैंने ये ज्ञान लिया है, उन्होंने मुझे ओपन चैलेंज दिया है कि कहीं भी कोई भी क्लासिकल इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में आपको ये उल्लेख मिल जाए तो मुझे जरूर आके बताना। ठीक है? तो आशा करता हूं आज की क्लास सबको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने या सीखने मिले होगा। यस यस सर। सर। सच में। टोटली न्यू कंसेप्ट। ठीक है? तो यस डरना सर। मना है। सर आपके साथ जुड़ के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो थे, जो हम आज तक सुनते आ रहे थे, वो हम्म। दूर हो गए। आपने हर चीज को मैडम, बहुत यही सही पॉजिटिवली एस्ट्रोलॉजी है। सिखाया। एस्ट्रोलॉजर के पास लोग रास्ता निकालने आते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए, ना कि मेरा प्रॉब्लम्स बताइए। ठीक है? और सर आजकल तो प्रॉब्लम्स ही बताते हैं ज्यादा ना। जनरली पाप कर्तरी में होता क्या है, पाप कर्तरी का सॉल्यूशन क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका कोई भी प्लेनेट दो बुरे प्लेनेट के बीच में फंस गया है, तो वो ना आगे जा रहा है ना ना पीछे आ रहा है, ठीक है, वो वहां पे स्टक हो चुका है, तो आपको उसको रास्ता देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे से ब्लॉकेज हटानी होगी। या तो आगे से ब्लॉकेज हटाओ, या तो पीछे से ब्लॉकेज हटाओ, हम्म। ताकि उसको हिलने की थोड़ी जगह मिले। हम्म। हम इसको लॉजिकली अगर सोचे, तो अगर कोई भी व्यक्ति बीच में फंस गया है, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको या तो आगे कोई रास्ता करके देना पड़ेगा या तो पीछे कोई रास्ता करके देना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा। जी सर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाप कर्तरी। तो यहां तो राहु केतु के एक्सिस में सारे प्लेनेट पाप कर्तरी में आ गए। तो हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में क्या करते हैं, कौन सा प्लेनेट राहु के पास है, कौन सा प्लेनेट केतु के पास है, दोनों को क्लासिफाई कर देते हैं। और उसके निवारण हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक से कर देते हैं कि भाई तुझे तेरा कर्म इस तरीके से करना पड़ेगा, पैसा तुझे केतु की तरीके से मिलेगा, तेरा जीव राहु के पास है, ये प्लेनेट केतु के पास है, तो इस हिसाब से अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले। अल्टीमेटली हम पाप कर्तरी को रिमूव करते हैं, उसका रेमेडियल सॉल्यूशन करते हैं। करेक्ट है? जवाब मिल गया, व्हाट इज कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। यस सर। यस सर। आपकी कुंडली के पूरे पाप कर्तरी को हटाने का तरीका है, चाहे प्लेनेट फंसा हो या ना फंसा हो। जी उमा जी बताइए, आपका हैंड रेज है। जी सर, मुझे पूछना था कि अगर राहु ट्वेल्थ में है और केतु सिक्स्थ में है, और ओके। सारे प्लैनेट्स ट्वेल्थ से लेके सिक्स तक है, हाँ। जैसे 12, 11, 10 ऐसे सब में है। हम्म। सिर्फ मून ही सिर्फ लगन में है। तो मून बाहर निकल गया ना। हाँ, मून बाहर, तो मून को हम पापकत्री में ऐड नहीं करेंगे, मतलब मून पापकत्री में नहीं है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग है ही नहीं, पहले तो ये कोई योग ही नहीं, लेकिन अगर आप उसको इस हिसाब से समझना चाहते हो तो मून बाहर निकल चुका है। नहीं, काल काल सर्प के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, पापकत्री योग मतलब मून अब अकेला है लग्न में, हाँ, और 12th में राहु है, और केतु सिक्स में है, समझ और गया। बीच में कोई नहीं है, और बाकी सब 12 से लेके सिक्स तो तक है। आपका मून चंद्रमा को का कौन कंट्रोल कर रहा है? राहु। ठीक है।
जी। बाकी सारे प्लेनेट पापकर्तरी में अगर आप कंसीडर करना चाहो तो कर सकते, मगर लेकिन मून नहीं है। मून मून नहीं। पापकत्री। लेकिन मून के पास प्रभाव किसके हैं? राहु के। ठीक है, क्योंकि वो राहु को मिलके आया है और राहु उसको मिलके आगे गया है, तो दोनों ने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी एक्सचेंज कर ली है। तो आपके चंद्रमा के शुभ प्रभाव चाहिए तो आपको राहु के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्विमिंग करनी पड़ेगी। वो तो अभी मंगल कहाँ है वो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना मैडम। बहुत कुछ है, चंद्रमा मेरा राहु का नहीं मेल। है। मेरा चार्ट नहीं है, किसी और का है। जिसका भी हो मैडम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। यस सर। आज के बाद ये बोलना मत मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, या तो किसी और की कुंडली में भी मत बोलना कि ये काल सर्प दोष है। उसको ये बताना ऐसा कोई दोष ही नहीं है और साबित करके दे देना वीडियो दिखा के। ठीक है, यस सर। ओके चलो सर। तो आज क्लास खत्म करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी सर। थैंक यू है, थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। यस थैंक्स अ वेलकम लॉट। सर।